सुबह दाढ़ी बनाते समय अचानक बिजली चली गई। आनंद ने जोर से आवाज देकर कहा, नेहा बिजली चली गई, जरा मोमबत्ती लेकर आना। मैं मुन्ने का दूध गर्म कर रही हूँ, नेहा ने कहा। 1 मिनट में आती हूँ। तब तक आनंद आधी दाढ़ी बनाए ही भागे चले आए और गुस्से से बोले, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देती हो। खैर, उस समय तो नेहा ने आनंद को मोमबत्ती दे दी थी, लेकिन नाश्ता परोसते समय वो उससे बोली, आप तो ऐसे न थे, बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हो। मेरी मजबूरी भी तो समझो। सुबह से लेकर देर रात तक घर और बाहर के कामों में चरखी की तरह लगी रहती हूँ। रात होते होते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। मैं क्या करूँ अब? आनंद ठंडी सांस लेते हुए बोले, समय पर ऑफिस नहीं पहुँचो तो बड़े साहब की डांट सुनो। फिर थोड़ा रुककर बोले, लगता है इस बार इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर? नेहा ने मुंह बनाकर कहा। पता भी है कि उसकी कीमत कितनी है? कम से कम 7-8 हजार रुपये तो चाहिए ही। कोई लोन मिल रहा है क्या? लोन की बात कर क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि पिछला लोन पूरा करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम अपने पापा से बात कर लो। उधार ही तो मांग रहा हूँ। क्या क्या उधार मांगो? नेहा तल्ख हो गई। गैस, टेलीफोन, सोफा और भी न जाने क्या क्या, सब उधार के नाम पर ही तो आया है अब, और यह सब कुछ मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्या मुझ में उधार चुकाने की सामर्थ्य नहीं है? आनंद बोले, इतने ताने मत दो। आखिर जो हुआ उसमें कहीं न कहीं तो तुम्हारी भी सहमति थी। मेरी सहमति बिल्कुल भी नहीं। नेहा फैल गई। मैं जिस प्रकार तुम्हें निभा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो ठीक है, निभाओ। अब कह क्यों रही हो? आनंद गुस्से से उठते हुए बोले, मैं तो निभा ही रही हूँ। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और अब मैं पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। नेहा गुस्से से कहती गई। अच्छा पापा, गलती हो गई तुमसे कुछ कहकर। आनंद कोट पहनते हुए बोले, अब तक यह घर चला ही रहा हूँ, आगे भी चलाऊंगा। कोई भूखे तो नहीं मर रहे हैं। आज सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। अभाव में पली बढ़ी जिंदगी का यही हश्र होता है। आए दिन किसी न किसी बात पर हमारी अनबन रहती है, और फिर न समाप्त होने वाला समझौता। आज स्कूल जाने का रहा सा मूड भी जाता रहा, सो गुमसुम से पड़ी रही। मन में छिपी परतों से बीते पल चलचित्र की तरह एक एक करके सामने आने लगे। आनंद के बाबूजी दीनदयाल जी को रिटायर हुए अभी कुछ साल ही हुए थे कि उनकी तबीयत धीरे धीरे ढीली होने लगी। पत्नी के चले जाने के बाद दीनदयाल जी बहुत ही अकेले हो गए थे। शाम को वह केवल कुछ घंटों के लिए बाहर निकलते थे। पार्क में जाकर हम उम्र लोगों के साथ कुछ समय बिताते थे। उसके बाद तो घर आकर सिर्फ चुपचाप बैठे रहते। अगर कभी दिल करता तो वे टीवी पर खबर देखते, नहीं तो अखबार लेकर बारामदे में बैठ जाते। इसी तरह से उनका जीवन बीतता जा रहा था। सुबह बेटा ऑफिस निकल जाता और शाम 7 बजे आता। मैं भी सुबह का नाश्ता बनाने के बाद रिजू को स्कूल बस तक छोड़ आती। उसके बाद मैं भी ऑफिस के काम से बाहर निकल जाती। घर पर रामू काका ससुर जी का देखभाल किया करते। इसी तरह से हमारा रूटीन सेट हो गया था। घर में किसी के पास वक्त नहीं था कि वो बाबूजी के पास बैठकर उनसे 2 मीठे बोल बोले। सभी अपने काम में व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों से पता नहीं क्यों आनंद बाबूजी के पास जाकर उनसे बातें किया करता। बाबूजी को भी उनका ये स्वभाव अच्छा लगने लगा, पर उनके मन में एक संदेह तो क्रमशः घर करता गया कि आखिर जो बेटा उनसे कई दिनों तक बातें नहीं करता था, वो आज उनसे बातें करने के लिए टाइम निकालकर हर रोज साथ समय क्यों बिताने लगा है। मुझसे जितना हो पाता मैं बाबूजी का ध्यान रखती थी, पर आनंद के मन में क्या चल रहा है यह तो मुझे भी मालूम नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक आनंद अपने पिताजी के कमरे में गया। रविवार का दिन था, दोपहर के 2 बज रहे थे। अचानक इस तरह से बाबूजी के विश्राम के समय बेटे को आते देख दीनदयाल जी के मन में कुछ संदेह हुआ। आखिर बात क्या है? उन्होंने मन में सोचा कि जरूर कुछ बात हुई है। तभी आनंद थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगा, बाबूजी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं एक बात आपसे कहूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह बात मैं आपसे कैसे कहूँ। दीनदयाल जी अपने बेटे से बोले, बेटा, तुझे जो कहना है तू अब बिना कोई पहेली बनाए उसे बता दे। आनंद अब कहने लगा, बाबूजी, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त अनिल ने मुझे एक बहुत बड़े फ्लैट में लेकर गया था। उसके एक मौसेरे भाई ने अपने जमीन पर एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया है। वहाँ पर वृद्ध जनों के सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। एकदम नया और आधुनिक स्टाइल से बनाया गया है। मैं उस दिन जाकर
देखकर भी आया हूँ। हर एक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण वह फ्लैट है। वहाँ पर बुजुर्गों के रहने के लिए महीने के 5,000 देने होते हैं। उसी रुपये में रहना, खाना, दवाइयाँ और हर एक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। एडवांस में उन्हें 2 से 3 लाख रुपये देने होते हैं। उसके बाद वहाँ बुजुर्ग निश्चिंत होकर रह सकते हैं। इसलिए बाबूजी, मैं कह रहा था कि मैं तो दिन भर घर पर नहीं रहता हूँ और न ही आपका पोता और बहू। हम सबके लिए घर और ऑफिस दोनों को संभालना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम अब आपका देखभाल नहीं कर सकते हैं। मुझे भी दुख होता है कि आपको घर पर अकेले रहकर समय बिताना होता है। आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने यही सोचा है कि आप वहाँ पर जाकर रहिए, ताकि आपका समय भी हम उन लोगों के साथ अच्छे से बीते। हम लोग बीच बीच में जाकर आपसे मिलकर आएंगे। आपके बैंक में जितने रुपये हैं और पेंशन के रुपयों से सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो अभी जीवित हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी देर से दीनदयाल जी अपने बेटे की बातों को मन लगाकर सुन रहे थे। कुछ सोचते हुए वह बोले, मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ या असुविधा नहीं हो रही है बेटा। रामू काका तो यहाँ पर रहते ही हैं और मेरा कमरा साफ कर देना, कपड़े धो देना, समय पर मुझे खाना पहुँचा जाना, सभी काम वो कुशलतापूर्वक कर देते हैं। रामू काका मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। पिछले महीने ही मैंने उनके तनख्वाह में 500 रुपये की वृद्धि करी है। वे अब बहुत ही खुश हैं। उस दिन जब तुम लोग घर पर नहीं थे तो वे मुझे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए थे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ले चलो, तब तुमने क्या कहा था, याद भी है? नहीं ना? तुमने तो कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, आप रामू काका के साथ ही चले जाइए। तू अब मेरे पास रहे या ना रहे, बात बराबर ही है। एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, पर कभी भी तूने आकर खबर लेने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए मैंने भी सोच रखा है कि तुझे एक बात कहूँ। आनंद ने कहा, हाँ बाबूजी, जरूर बताइए, क्या कहना है आपको? दीनदयाल जी बोले, तुम लोग किसी फ्लैट में चले जाओ। तुम लोगों को यहाँ रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कमरे को मैं अब किराए पर चढ़ा दूंगा। मैंने और तेरी माँ ने अपना खून पसीना बहाकर इस मकान को बनाया है। एक एक रुपये को जोड़कर इस घर को खड़ा किया है। इस घर से तेरी माँ की बहुत से यादें और स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। इसी घर में मैं अपना अंतिम जीवन गुजारना चाहता हूँ। यहीं पर मैं अंतिम सांस तक रहना चाहता हूँ। आज तेरी ऐसी बातों को सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। इस 75 लाख के मकान को तू बेचना चाहता है, जो मेरे होते हुए तू कर नहीं सकता। इसलिए मुझे वृद्धाश्रम भेजकर यह काम को अंजाम देने की सोच रहा है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मुझे इस घर को छोड़कर जाने की बात गलती से भी फिर कभी मत कहना। मेरे पास अभी जो पैसे हैं और तेरे कमरे के किराए से जितने पैसे आएंगे, उससे मैं अपना भरण पोषण अच्छे से कर लूँगा। तबीयत खराब होने पर रामू काका मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी दिन मुझे जब दवाइयों की ज़रूरत पड़ी तो रामू काका को कुछ पैसे देने पर वो लाकर दिए थे। मुझे तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुझसे तो अच्छी बहू है, जो कम से कम मेरी ज़रूरतों का ध्यान तो रखती है। दफ्तर से आते समय मेरे लिए कम से कम फल तो लेकर आती है। अब से तुझे मेरे लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मरने के बाद तू इस घर को बेचने की बात सोचना। अब तू यहाँ से चला जा। अभी मेरे सोने का वक्त हो गया है और हाँ, कल अपना बोरिया बिस्तर उठाकर रहने के लिए कोई जगह देख लेना। बाबूजी के इस निर्णय से आनंद हतप्रभ रह गया था। मुन्ने के रोने की आवाज़ से मैं अपनी ख्यालों से बाहर आ गई। रिजू के बाद मुन्ने का जन्म इसी किराए के मकान में हुआ। आज इस किराए के मकान में रहकर शायद आनंद को भी एहसास हो गया था कि जिस घर को वो बेचने की बात कह रहा था, आज उसकी अहमियत क्या है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।